नाम है मोहित और आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल हिस्ट्री चैंपियन में। तो जैसा कि आप जानते हो, आपका जो पेपर होने वाला है हिस्ट्री ऑफ मिडेवल इंडिया का, मध्यकालीन भारत का इतिहास का जो पेपर होने वाला है 1200 ईस्वी से लेकर 1761 ईस्वी तक का, उससे संबंधित जितने महत्वपूर्ण प्रश्न होने वाले हैं सारे के सारे आपको करवाने वाला हूं। आपको क्या करना है, वीडियो को पूरा देखना है, चैनल को सब्सक्राइब कर देना है। साथ साथ कोने में जो व्यू प्रोडक्ट वाला ऑप्शन है, कौन सा ऑप्शन है, व्यू प्रोडक्ट वाला ऑप्शन है, इस पे क्लिक करके अगर फ्लिपकार्ट और मित्रा से कोई प्रोडक्ट खरीदोगे सबसे ज्यादा डिस्काउंट आपको देखने को मिलेगा। और अभी तो सभी बच्चों से रिक्वेस्ट कर रहा हूं भाई, आपके लास्ट के 1-2 पेपर बचे हुए और अपने भी 2000 सब्सक्राइबर कम बचे हुए। कितने? 2000 सब्सक्राइबर कम बचे हुए। चैनल को सब्सक्राइब कर लो ताकि अपने 30,000 सब्सक्राइबर हैं वो पूरे हो जाए भाई। कर दो भाई सभी बच्चे सब्सक्राइब, आप सभी बच्चों से रिक्वेस्ट है। साथ साथ ये पीडीएफ आपको फ्री में देखने को मिल जाएगी। कहां पर देखने को मिलेगी? डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक दे रखा है, वहां पर जाकर टेलीग्राम के लिंक पर क्लिक कर दे। जैसे डिस्क्रिप्शन में दिए गए टेलीग्राम के लिंक पर क्लिक करोगे, इस प्रकार के टेलीग्राम चैनल पे पहुंच जाओगे। यहाँ पर पहुंचने के बाद ऊपर की तरफ हिस्ट्री चैंपियन लिखा हुआ है, यहाँ पर क्लिक करना है। यहाँ पर क्लिक करने के बाद में फाइल वाले सेक्शन पे आ जाना है। कहां पर आ जाना है? फाइल वाले सेक्शन पे आ जाना है। इस फाइल वाले सेक्शन पे आने के बाद में कोने में सर्च वाला ऑप्शन मिलेगा, यहाँ पर सर्च कर लेना और सर्च करना आपको हिस्ट्री। जैसे हिस्ट्री सर्च करोगे, हिस्ट्री थर्ड सेमेस्टर आरयू के नाम से पीडीएफ देखने को मिल जाएगी। किसके नाम से? हिस्ट्री थर्ड सेमेस्टर आरयू के नाम से पीडीएफ मिल जाएगी। इस पे क्लिक कर देना और सारे के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको पढ़ लेने। इंग्लिश मीडियम, हिंदी मीडियम, सबके लिए कॉन्सेप्ट बना रखा है, अच्छे से पढ़ लो। चलिए शुरू करते हैं अपन प्रश्नों को। पहला प्रश्न है, दिल्ली सल्तनत काल में महत्वपूर्ण ऐतिहासिक स्रोतों की आलोचनात्मक निबंध लिखिए। क्या करना है? दिल्ली सल्तनत काल में जितने भी ऐतिहासिक स्रोत हुए, क्या हुए, जितने भी ऐतिहासिक स्रोत हैं उससे संबंधित आपको क्या, एक आलोचनात्मक निबंध लिखना है। क्या करना है? एक आलोचनात्मक आपको निबंध लिखना है। चलिए शुरू करते हैं। दिल्ली सल्तनत 1206 से लेकर 1526 ईस्वी का इतिहास मुख्य रूप से ऐतिहासिक साक्ष्य व विदेशी यात्राओं का विवरण देखने को मिलता है। मतलब अगर अपन देखें दिल्ली सल्तनत की बात करें 1206 से लेकर 1526 ईस्वी तक, तो उसमें क्या है, बहुत से ऐतिहासिक साक्ष्य देखने को मिलते हैं। क्या हो गया? बहुत से हिस्टोरिकल एविडेंस देखने को मिलते हैं, जिसमें अलग अलग प्रकार के विदेशी यात्राएं, अलग अलग प्रकार के जो विदेशी यात्री हैं उन्होंने यहाँ पर आकर अपना क्या किया, यहाँ पर वो आए और इन्होंने अपनी यात्राएं की। पुरातात्विक स्रोत भी देखने को मिलते हैं। क्या देखने को मिलते हैं? पुरातात्विक स्रोत भी देखने को मिलते हैं। आपके सामने जो अलग अलग प्रकार के जो यहाँ पर जो प्राचीन जो राजा थे उनके द्वारा क्या किया गया, कोई आपके सामने कोई स्तंभ पे लिखी गई अपनी ऐतिहासिक चीजें, कोई इन्होंने अपना प्रशस्ति लिखवाई, इस प्रकार से साथ के साथ कोई ताम्रपत्र लिखाया, किसी ने अपने इतिहास में अपने कोई जो राज कवि हुआ करते थे उनसे अपने बारे में लिखाया। तो अलग अलग प्रकार का आपके सामने साहित्य देखने को मिलता है। क्या देखने को मिलता है? अलग अलग प्रकार का अपना साहित्य देखने को मिलता है। इन स्रोतों का आलोचनात्मक विश्लेषण संतुलित काल की राजनीतिक व सामाजिक स्थिति को समझने पर बहुत ज्यादा आवश्यक है। क्या है? जितने भी जो ऐतिहासिक स्रोत दिए गए हैं, जितने भी जो ऐतिहासिक स्रोत दिए हैं, हम अगर उनको वास्तविक तरीके से समझते हैं, भाई जितने भी, अगर कोई अमीर खुसरो ने किसी के बारे में लिखा है ना, तो उससे अपन क्या, उस समय के वो राजा क्या क्या करते थे, उनकी सामाजिक व्यवस्था कैसी थी, इन सब चीजों के बारे में भी हम जान सकते हैं। तो यही है, उस समय की राजनीति कैसे हुआ करती थी, उस समय की सामाजिक स्थिति कैसे हुआ करती थी, उन सब चीजों को भी हमें विस्तृत रूप से ज्ञान मिलता है इन सब चीजों के माध्यम से। ऐतिहासिक स्रोतों की तवारीख क्या है भाई? आपके सामने ऐतिहासिक स्रोत क्या थे? सल्तनत काल के अधिकांश लेखक दरबारी विद्वान थे और उन्होंने फारसी भाषा में त्वारिख इतिहास लिखे। मतलब सल्तनत काल में अधिकतर क्या हुआ करते थे, सल्तनत काल में जो राजा हुआ करता था ना, वो अपने यहाँ पर कोई राजकवि या आपके सामने कोई ना कोई इस प्रकार का एक व्यक्ति रखता था जो उसके बारे में साहित्य लिखता था। समझ में आ गया? और उन्होंने फारसी भाषा में साहित्य लिखा। कौन सी भाषा में? फारसी भाषा में साहित्य लिखा है। उसका नाम क्या है? त्वारिख के नाम से जानते हैं। किसके नाम से जाना जाता है उसको? त्वारिख के नाम से उसको जाना जाता है। पहला था मिनहाज उल सिराज। क्या था? मिनहाज उल सिराज था। कौन भाई? मिनहाज उल सिराज को हम जानते हैं। पहला था मिनहाज उल सिराज। सल्तनत काल के अधिकांश लेखक दरबारी विद्वान थे जिन्होंने फारसी भाषा में त्वारिख लिखे, और उसके जो पहला जो सबसे महत्वपूर्ण है मिनहाज उल सिराज। उनकी कृति तबकात ए नासिरी गुलाम वंश के इतिहास का सबसे प्रमाणिक स्रोत है। क्या है? उनके द्वारा जो कृति लिखी गई है तबकात
तबकात ए नासिरी, जो उनके द्वारा जो साहित्य कृति लिखी गई है तबकात ए नासिरी, वो गुलाम वंश का जो इतिहास है उसका सबसे शानदार साहित्य है। क्या है? उनका सबसे शानदार साहित्य में से एक है क्या? तबकात ए नासिरी। कौन सी? तबकात ए नासिरी। समझ में आ गया? गुलाम वंश जो हुआ करता था, जो पहला आपके सामने, जिसमें इतुलमिश था, बलमज था, कुतुबुद्दीन ऐबक था, है ना, इन सब जो रजिया सुल्तान थी, इन सब के समय में जो साहित्य लिखा गया वो किसके द्वारा लिखा गया? मिनहाज उल सिराज के द्वारा लिखा गया। यह धार्मिक और दरबारी दृष्टिकोण अधिक प्रभावी रहा भाई, क्योंकि एक पहली बात तो है गुलाम वंश था, वो इस्लाम धर्म से संबंधित रखता था, तो उनके समय क्या धार्मिक प्रवृत्तियां हुआ करती थी वो लिखी उसने, और उस समय का वहां के राजा क्या क्या करते थे उसके बारे में उसने लिखा, क्योंकि वो दरबारी कवि था। समझ में आ गया? तबकात नासिरी अच्छे से रट लेना, कंपटीशन में भी प्रश्न आता है। अगला था जियाउद्दीन बरनी। इनकी तारीख फिरोज शाही राजनीतिक दर्शन और प्रशासन का उत्कृष्ट वर्णन देती थी। क्या है? इनके द्वारा तारीख ए फिरोज शाही लिखी गई, जो क्या करती थी? राजनीतिक दर्शन और प्रशासन के बारे में अच्छे से विवरण देती थी। जियाउद्दीन जो बरनी है उनके द्वारा तारीख फिरोज शाही लिखी गई, जो क्या करती थी? राजनीतिक दर्शन, उस समय का राजनीति कैसे हुआ करती थी उसके बारे में बताती है, और प्रशासन के बारे में भी विशिष्ट रूप से बताती है। उन्होंने तारीख फिरोज शाही लिखी जो राजनीतिक दर्शन और प्रशासन के बारे में बताया करती थी कि उस समय का समाज है उसमें राजनीति कैसे हुआ करती थी। समझ में आ गया? उस समय के समाज में राजनीति कैसे हुआ करती थी और प्रशासन, उस समय का प्रशासन कैसे हुआ करता था उसके बारे में वो विस्तार से बताती है। आलोचनात्मक दृष्टि से देखें तो बरनी का विचार कट्टरवादी था। अगर अपन देखें जियाउद्दीन बरनी के बारे में देखें तो वो कट्टरवादी विचारधारा का व्यक्तित्व था। कैसा था? कट्टरवादी विचारधारा का व्यक्तित्व था, जिन्होंने मोहम्मद बिन तुगलक की उदारवादी नीतियों की क्या की थी? कड़ी आलोचना की थी। समझ में आ गया? तो उसने भाई वो क्या था? वो मोहम्मद बिन तुगलक के द्वारा, तुगलक वंश है ना, उसके अंदर मोहम्मद बिन तुगलक था, उन्होंने जो उदारवादी नीतियां दिखाई समाज में, समाज का भला करने के लिए की, है ना, दूसरे धर्मों को भी सामंजस्य स्थापित करने की प्रयास किया, उसके बारे में इसने जियाउद्दीन बरनी ने क्या किया? उसकी आलोचना की थी। समझ में आ गया? थोड़ा कट्टरपंथी विचारधारा वाला व्यक्ति हो। अगले वाले व्यक्ति थे अमीर खुसरो। इनकी रचनाएं जैसे खजाइन उल फुतुह अलाउद्दीन खिलजी की विजयों का वर्णन करती है। क्या होती है? इनके द्वारा जो अलग अलग प्रकार की जो रचनाएं लिखी गई, खजाइन उल फुतुह, ये अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा जो अलग अलग प्रकार की जो विजय प्राप्त की गई, उनके द्वारा क्या की गई? अलग अलग प्रकार की जो विजय प्राप्त की गई उसके बारे में वर्णन करती है। चूंकि खुसरो एक दरबारी कवि थे। क्या थे? खुसरो एक प्रकार के दरबारी कवि के रूप में उनको जाना जाता है, इसलिए उनके लेखन में अलंकारिक भाषा व सुल्तान की प्रशंसा अधिक देखने को मिलती है। इससे क्या होता है? उनके लेखन में क्या मिलती है? अलंकारिक भाषा देखने को मिलती है। क्या होती है? अलंकारों का बहुतायत में प्रयोग होता है। किसका प्रयोग होता है? अलंकारों का बहुत ज्यादा प्रयोग होता है, और सुल्तान की भी प्रशंसा देखने को मिलती है। सुल्तान की क्या देखने को मिलती है भाई? प्रशंसा देखने को मिलती है। जो सुल्तान है वो उस समय क्या क्या करता था उसके बारे में बताया था। भाई सीधी सीधी बात है, जो अमीर खुसरो है वो तो बात यही, अलाउद्दीन खिलजी के साथ साथ जठिया आक्रमण होया करता, उठे चल जातो और खाया करता, यो किलो तो कोई काम कोई को नहीं। अलाउद्दीन खिलजी बोलियो अया खाई कि किला नो बाल बराबर कुछ समझूर कोई ना खतो मेरा कोई अया को एक एक आदमी मेरा का किला तोड़ दे, अया की बढ़ा चढ़ा के अलाउद्दीन खिलजी की बढ़ाई करते रहते। क्योंकि कुछ तो अलाउद्दीन खिलजी की भाई योग्यता इतनी अच्छी थी कि उसने काफी किलों पर विजय भी स्थापित की। कुछ अमीर खुसरो की भी देन है, उसने खूब बढ़ा चढ़ाकर साहित्य को प्रस्तुत किया। अगले वाला पॉइंट है विदेशी यात्रियों का वर्णन। विदेशी यात्रियों ने तत्काल समाज में एक निष्पक्ष और बाहरी दृष्टिकोण प्रदान किया। विदेशी जितने भी यात्री हैं इन्होंने समाज के बारे में क्या किया? एक निष्पक्ष और बाहरी दृष्टिकोण प्रदान किया। क्यों किया? क्योंकि ये बाकी के जितने जो कवि बताइए दरबारी कवि थे। दरबारी कवि मतलब कोई राजा के सानिध्य में रहकर काम करने वाले। राजा उनको क्या है, जो लिखते थे उसके बदले पैसे देता था। अब भाई आपको अगर कोई व्यक्ति पैसे दे उसके बदले काम कराए तो आप 5-10 चीजें तो बढ़ा चढ़ाकर पेश करोगे ना। तो बस वही बात है। बाकी के जो जितने भी थे इन्होंने अपने राजाओं के बारे में अगर किसी ने कम दिया तो कब उसकी आलोचना कर दी, और किसी ने ज्यादा दे दिया तो उसको बढ़ा चढ़ाकर पेश कर दिया। बाकी अगर हमें वास्तविक उस समय के समाज और राजाओं की स्थिति के बारे में जानना है तो विदेशी यात्रियों को हमें विस्तृत रूप से पढ़ना चाहिए। विदेशी यात्रियों ने तत्काल समाज में एक निष्पक्ष और बाहरी दृष्टिकोण प्रदान किया। क्या क्या? समाज की एक वास्तविक घटना के बारे में बताया कि समाज था कैसा, और बाहरी दृष्टिकोण और समाज का जो दृष्टिकोण है उसके बारे में भी बात की। पहले है इसमें इब्न बतूता। मोरक्को के इस यात्री की पुस्तक रिहाला मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल
डाक व्यवस्था और सामाजिक रीति रिवाजों के बारे में बताती है। पहला व्यक्ति आता है इब्न बतूता, आता कहां से? मोरक्को से। इंपॉर्टेंट पर्सन है, कंपटीशन में पर्सन ज्यों का त्यों देखने को मिलता है। मोरक्को, इब्न बतूता कहां से आया था? समझ में आ गया, मोरक्को से आया था। यह प्रश्न बहुत ज्यादा, उसने और मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में आया था और उसके द्वारा रिहल्ला लिखी गई थी। इंपॉर्टेंट है, तीनों के तीनों पर्सन कंपटीशन के एग्जाम में देखने को मिलते हैं। एसएससी की तैयारी करते हो तो फेवरेट पर्सन है ना, और अपने राजस्थान गवर्नमेंट की कंपटीशन एग्जाम में भी देखने को मिलते हैं। इनके शासनकाल, डाक व्यवस्था व सामाजिक रीति रिवाजों के बारे में भी विस्तृत रूप से ये चीजें बताती हैं। मार्को पोलो, इन्होंने दक्षिण भारत और संतलत काल में व्यापारिक संबंधों पर प्रकाश डालती है। मार्को पोलो ने क्या क्या, दक्षिण भारत उनका कैसा हुआ करता था और उनके सल्तनत के व्यापार, उनके जो सल्तनत हुआ करती थी उसमें लोगों के व्यापारिक संबंध कैसे हुआ करते थे। समझ में आ गया। मार्को पोलो दक्षिण, ये वो व्यक्तित्व थे जिनके बारे में कंपटीशन में तो कम सवाल आता है, लेकिन मैं आपको बता दूं दक्षिण भारत में आने वाले पहले व्यक्तित्व में थे। और सल्तनत काल में सामाजिक व्यवस्था कैसे थी, उनके लोगों के साथ व्यापारिक संबंध कैसे थे, उसके बारे में इसने बताया है। पुरातात्विक मुद्रा साक्ष्य, पहला स्थापत्य कला, कुतुब मीनार, अलाई दरवाजा, तुगलकाबाद के किले भारतीय इस्लामी वास्तुकला के विकास और जो सुल्तानों की शक्ति का प्रदर्शन करते हैं। उस समय की अगर अपन स्थापत्य कला की बात करें तो बहुत ही खूबसूरत स्थापत्य कला देखने को मिलती है, जिसमें चाहे कुतुब मीनार हो गया, चाहे कोई अलाई दरवाजा हो गया, चाहे तुगलकाबाद का किला हो गया। इसमें भारतीय व इस्लामी जो वास्तुकला है, भारतीय कला हो गई और जो इस्लाम धर्म से संबंधित जो आपके सामने वास्तुकला है उसके विकास देखने को मिलता है। क्या देखने को मिलता है? उसका विकास देखने को मिलता है कि उसमें समाज में कैसे इस प्रकार का जो वास्तुकला का विकास हुआ था। मुद्रा शास्त्र, इल्तुतमिश द्वारा जारी टका और जित्तल के उस समय की आर्थिक स्थिति के बारे में बताते थे। टका चांदी का, जित्तल आपके सामने तांबे का हुआ करता था, है ना। ये सिक्के हुआ करते थे, टका चांदी का और जित्तल आपके सामने तांबे का सिक्का देखने को मिलता था। तो उस समय इल्तुतमिश ने वो जारी कर दिए थे। गुलाम वंश का पहला दूसरा शासक मान सकते हैं अपन, अगर कुतुबुद्दीन ऐबक को वास्तविक संस्थापक के रूप में देखें तो उसके बाद इल्तुतमिश आता है। उसने ही उस समय के चांदी के सिक्कों का निकालना शुरू कर दिया था। तो समझ सकते हो उसमें भारतीय अर्थव्यवस्था कितनी ज्यादा मजबूत थी, हमारी अर्थव्यवस्था बहुत शानदार थी। मोहम्मद बिन तुगलक ने सांकेतिक मुद्रा की विफलता के सिक्कों के माध्यम से स्पष्ट होती है। और मोहम्मद बिन तुगलक ने क्या किया, सांकेतिक सिक्के बनाने का प्रयास किया, है ना, जो एक क्या विफल परियोजना थी, इसलिए इसके बारे में भी पता चलता है। आलोचनात्मक मूल्यांकन, सल्तनत कालीन स्रोतों की सबसे बड़ी सीमा यह है कि दरबारी केंद्रित है। मतलब अगर अपन सल्तनत कालीन साहित्य की बात करें तो इसमें सारी बढ़िया चीजें हैं, लेकिन कमी यही है कि इसके जो राजा हैं, इनके जो कवि हैं, वो उन राजाओं के सानिध्य में काम किया करते थे। दरबारी कवि हैं, वो राजाओं के सानिध्य में काम किया करते थे और उनके सानिध्य में क्या है, दरबारी कवि के रूप में बनकर रह गए। किस रूप में? दरबारी कवि बनकर रह गए। समझ में आ गया। इनमें आम जनता, किसानों व ग्रामीण जीवन की उपेक्षा की गई। इसमें क्या है, इन्होंने राजाओं के बारे में जीवन को ज्यादा लिखा। इसमें किसान हो गया, ग्रामीण जीवन हो गया, आम जनता का जीवन कैसा था उसके बारे में चीजें नहीं लिखी गई। लेखकों ने अक्सर अपने संरक्षक सुल्तानों को खुश करने के लिए उनकी विफलताओं को छिपाया। और क्या क्या भाई, आपके सामने अब अमीर खुसरो है, उसने अलाउद्दीन खिलजी ने चाहे कितनी गलतियां की हो, वो खुद हार भी गया, वो तो एक आध तो उसने हार लिखी नहीं होगी। समझ में आ गया। तो यही है, उन्होंने क्या किया, अपनी विफलताओं को छिपाने के लिए क्या विफलताएं हैं जो उनके शासकों की, उनको छिपाया। क्यों छिपाया? क्योंकि भाई दरबारी कवि थे, पैसा चाहिए था उनको। अंततः संतुलित इतिहास उन फारसी स्रोतों का मिलान समकालीन व गैर फारसी साहित्य और पुरातात्विक खोजों के साथ करना आवश्यक है। अगर अपन सिर्फ दरबारी कवि पे आप नहीं टिक सकते, आपको जो अन्य जो विदेशी यात्री आए उनके साथ और पुरातात्विक जो इतिहास है उसको मिलाकर हम देखेंगे, तभी हमें पूरी की पूरी वास्तविकता के बारे में पता चलेगा। तो यही है दिल्ली सल्तनत काल के महत्वपूर्ण ऐतिहासिक स्रोतों का अपने आलोचनात्मक विवरण देखा। कैसा लगा वीडियो जोर से बताना, चैनल को जोर से सब्सक्राइब कर देना। धन्यवाद। 36 से लेकर 1646 मध्यकालीन भारत का सबसे शक्तिशाली हिंदू साम्राज्य था। जो विजयनगर साम्राज्य है ना, इसने लगभग अगर अपन देखें तो 310 सालों तक इसने राज किया। मोटा बात करें तो 300 सालों तक राज किया। एक साम्राज्य को 300 सालों तक लगातार राज करना एक बहुत बड़ी बात होती है
है ना। तो ये सबसे शक्तिशाली मध्यकालीन भारत का सबसे शक्तिशाली हिंदू साम्राज्य हुआ करता था। और उस समय भाई आपके सामने जो मुगल भी थे और आपके सामने जो दिल्ली सल्तनत के जो अन्य राजा हैं भी रहे, इन दोनों के समकालीन ये रहे हैं विजयनगर एम्पायर के। इनकी स्थापना तुंगभद्रा नदी के किनारे हरिहर और बुक्का नामक दो भाइयों ने की थी। किसके, विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तुंगभद्रा नदी के किनारे हरिहर और बुक्का नामक आपके सामने दो भाई हैं, इनके द्वारा की गई थी। किसके द्वारा? हरिहर और बुक्का द्वारा की गई थी। इन साम्राज्य का इतिहास उसके गौरवशाली उत्थान व आकस्मिक पतन की एक अनूठी कहानी है। क्या है? इस साम्राज्य का इतिहास एक बहुत गौरवशाली, बहुत ही शानदार इतिहास रहा है। और साथ के साथ अचानक से कुछ ही समय में ताश के पत्तों की तरह ढहने वाले आपके सामने साम्राज्य के रूप में भी इसको जाना जाता है। तो इसका साम्राज्य का दोनों काम है, एक तो इसका शानदार गौरवशाली इतिहास भी है और आकस्मिक पतन के लिए भी इसको जाना जाता है। दोनों ही चीजें देखने को मिलती हैं इसके साहित्य में। पहला पॉइंट है उत्थान के कारण। वो कौन कौन से कारण रहे जिससे जो विजयनगर एम्पायर है, जो विजयनगर साम्राज्य है, उसका उत्थान देखने को मिला। पहला है धार्मिक व सांस्कृतिक पुनरुत्थान। दक्षिण भारत में तुगलक सत्ता के प्रसार के विरुद्ध हिंदू धर्म व संस्कृति की रक्षा के उद्देश्य से साम्राज्य की नींव रखी गई। क्या हुआ? दक्षिण भारत में तुगलक सत्ता के प्रसार के विरुद्ध हिंदू धर्म, मतलब दक्षिण भारत में जो तुगलक सत्ता है वो अपना प्रसार बढ़ा रही थी, तो इसके विरुद्ध में हिंदू धर्म और संस्कृति की रक्षा के लिए यह साम्राज्य आ गया। भाई जो इस्लाम संस्कृति थी उसके विरोध में आपके सामने जो हिंदू या फिर जो वैदिक संस्कृति है उसकी रक्षा हेतु आपके सामने साम्राज्य निकल कर आता है। और इस साम्राज्य विधारणीय संत की प्रेरणा ने इसे वैचारिक शक्ति प्रदान की। एक विधारणीय संत हुआ करते थे जिन्होंने यहाँ के इस जो साम्राज्य विजयनगर साम्राज्य के जो राजा रहे पारंपरिक हरिहर और बुक्का, इनकी विचारधाराओं को मजबूत करने का काम किया गया। किसके द्वारा? विधारणीय संत के द्वारा। अगले वाला पॉइंट है कुशल नेतृत्व। कृष्ण देव राय जैसे महान शासकों ने साम्राज्य को सैन्य और सांस्कृतिक शिखर पे पहुंचाया। क्या कराया? जो कृष्ण देव राय जैसे जो महान शासक हुआ करते थे, कौन? कृष्ण देव राय जैसे जो बड़े बड़े महान शासक हुआ करते थे, उन्होंने क्या किया? साम्राज्य को सैन्य और सांस्कृतिक शिखर पे पहुंचाया। कहां पर? सैन्य रूप से मजबूत पहुंचाया और सांस्कृतिक रूप से क्या किया? शिखर पर पहुंचाने का काम किया। भाई सांस्कृतिक रूप से भी मजबूती प्रदान की और सैन्य रूप से भी मजबूती उनको प्रदान करने का काम किया। समझ में आ गया? तो कृष्ण देव राय जैसे जो बड़े बड़े शासक हुए, उन शासकों का इस साम्राज्य को बड़ा करने पर, ऊंचा और उत्थान करने पर इनका बहुत बड़ा योगदान रहता है। इन्होंने न केवल पड़ोसी राज्यों को पराजित किया बल्कि कला व साहित्य को भी संरक्षण दिया। इन्होंने क्या किया? जो उनके पड़ोसी राज्य हैं, क्या है? इनके जो पड़ोसी राज्य हैं, सिर्फ इनको ही पराजित नहीं किया बल्कि कला व संस्कृति को भी क्या दिया? संरक्षित करने का काम किया। समझ में आ गया? तो इनके जो आसपास के जो राज्य हैं, भाई कोई भी राजा को जीतने के लिए, अपने राज्य स्थापित करने के लिए क्या करना पड़ेगा? अपने आसपास के राजाओं को हराना पड़ेगा। तो इन्होंने सिर्फ अपने आसपास के राजाओं को ही नहीं हराया बल्कि एक अपनी खुद की कला और संस्कृति को भी क्या दिया? महत्व दिया और उसको भी स्थापित किया। एक इन्होंने अपनी खुद की एक अलग पहचान बनाने का काम किया। अगले वाला पॉइंट है मजबूत अर्थव्यवस्था। विजयनगर की भौगोलिक स्थिति व्यापार के लिए अनुकूल थी। मतलब जो विजयनगर है उसकी जो भौगोलिक स्थिति थी, क्या कौन सी स्थिति थी? जो भौगोलिक रूप से जैसे ये वातावरणों से घिरा हुआ था, इन्होंने विजयनगर भौगोलिक स्थिति व्यापार के लिए अनुकूल थी। किसके लिए अनुकूल थी? जो व्यापार होता है ना आपके सामने, उसके लिए बहुत ही शानदार हुआ करती थी जो विजयनगर एम्पायर की जो स्थिति है। क्यों? क्योंकि भाई आपके सामने ये ना दक्षिण भारत में आपके सामने कृष्णा, गोदावरी और कावेरी नदियों के आसपास क्या करते थे? अपना इनका साम्राज्य फैला हुआ था। तो अच्छा खासा उपजाऊ भूमि है, वहां पर इनका साम्राज्य देखने को मिलता है। भाई कोई भी साम्राज्य को धन संपदा चाहिए, क्या चाहिए? धन संपदा चाहिए। और उस समय भाई कोई बड़ी बड़ी फैक्ट्री तो है कौन करती? क्यों है करता? कृषि होया करती। क्या? कृषि हुआ करती। मतलब कृषि क्या होती है? मतलब जो किसानी है और कृषि है, उस पर सारी अर्थव्यवस्था निर्भर किया करती थी। समझ में आ गया? तो वहां की जो नदियों के कारण अच्छे मैदान देखने को मिलती थी, शानदार कृषि हुआ करती थी।
यहाँ के आपके सामने मसाले, रत्न व घोड़ों का विदेशी व्यापार हुआ करता था। क्या हुआ करता था? आपको पता है दक्षिण भारत में मसाले होते हैं, और उस समय जो यूरोपीय अर्थव्यवस्थाएं हुआ करती थी, कौन सा? यूरोप, अमेरिका, अफ्रीका, इन सब देशों में मसाले नहीं उगते हैं। मसाले भारत के प्रसिद्ध थे। समझ में आ गया? तो भारत के मसालों का क्या करते थे? ये आपके सामने विदेशों में बेचते थे। यहाँ पर रत्न, आपको पता है दक्षिण भारत में कर्नाटक जैसे साम्राज्य जो राज्य, वहां पर हीरे जवाहरात निकलते थे, सोने की भी खदानें देखने को मिलती है ना। और विदेशी व्यापार आपके सामने, और अन्य जो चीजें यहाँ पर कॉटन वगैरह होता था, उसका सबका विदेशी व्यापार किया करते थे। तो वहां उस समय इस सब चीजों के कारण, व्यापार के कारण इनकी अर्थव्यवस्था भी मजबूत थी। समझ में आ गया? तो पहला तो इन्होंने भाई धार्मिक कारण, धार्मिक पहचान भी बनाई अपनी, साथ के साथ कृष्णदेवराय जैसे बड़े बड़े महान शासक हुए जिन्होंने प्रजा को भी खुश रखा, और अर्थव्यवस्था भी मजबूत थी। भाई बिना अर्थव्यवस्था के बिना कुछ नहीं चल सकता। बिना पैसों से सारी दुनिया चलती, बिना पैसे कुछ नहीं चलता है। तो इनकी अर्थव्यवस्था भी मजबूत थी। सैन्य नवाचार, विजयनगर के शासकों में एक बड़ी व अनुशासित सेना रखी, जिसमें शक्तिशाली तोपखाने और कुशल घोड़सवार शामिल थे। क्या थे? विजयनगर के जो शासक हुआ करते थे, इनके पास एक बहुत बड़ी सेना हुआ करती थी। क्या हुआ करती थी? इनके पास एक बहुत बड़ी सेना हुआ करती थी, जिसमें शक्तिशाली तोपखाने और कुशल घोड़सवार भी शामिल थे। क्या थे भाई? इनके पास एक बड़ी मजबूत और अनुशासित इन्होंने सेना रखी, जिससे क्या हुआ? शक्तिशाली तोपखाने, बहुत ही मजबूत जो आपके सामने तोपखाने थे, और घुड़सवार सेना। कौन सी सेना? घुड़सवार सेना भी देखने को मिलती थी। समझ में आ गया? तो इनके पास घुड़सवार सेना भी थी भाई, तोपखाने थे और घुड़सवारों की सेना भी देखने को मिलती थी। पहला पॉइंट है पतन के कारण, कॉज एंड फॉल। पहला है तालीकोटा का युद्ध 1565 में। कौन सा युद्ध होता है? 1565 में तालीकोटा का युद्ध देखने को मिलता है। इसमें क्या होता है? अब अपने देख लिया कि इन्होंने अपने साम्राज्य का उत्थान कैसे किया, अब पतन कैसा हो वो भी देख लेते हैं। यह पतन का सबसे प्रमुख कारण और तत्कालीन कारण था, सबसे बड़ी प्रमुख कारण यही था इनके पतन का, जिसमें बीजापुर, गोलकुंडा, अहमदनगर और बीदर के मुस्लिम सुल्तानों के दक्कन संघ ने विजयनगर को बुरी तरीके से पराजित कर दिया। सबको पता था भाई आपके सामने कि विजयनगर साम्राज्य सबसे शानदार साम्राज्य है, और विजयनगर साम्राज्य अब धीरे धीरे पतन की ओर आ रहा था। तो इन्होंने क्या किया? बीजापुर, गोलकुंडा, अहमदनगर और बीदर के मुस्लिम सुल्तान एक जगह हो गए, और आपके सामने इस विजयनगर अंपायर को खत्म करने के बारे में सोचने लगे। क्यों? सोच तो पहले रहे थे, लेकिन पहले शासक बढ़िया थे इनके, अब धीरे धीरे शासक हो गए कमजोर। तो भया जठे पाल हो जा कमजोर, तो पानी नीचे की निकल जाए। तो भाई बात है कि वो जिससे इनको क्या कर दिया भाई? विजयनगर को हरा दिया गया। और ये जो विजयनगर के सेनापति राम राय की मृत्यु ने सेना में भगदड़ मचा दी, और इसमें क्या? इनका सेनापति राम राय की मृत्यु हो जाती है और सेना में भगदड़ मच जाती है, और ये हार जाते हैं। समझ में आ गया? आंतरिक कलह और उत्तराधिकारी के युद्ध। कृष्णदेव राय के बाद में कमजोर उत्तराधिकारियों और दरबारियों की गुटबाजी ने साम्राज्य को खोखला कर दिया। भाई कृष्णदेव राय तो बहुत बड़े शासक रहे, है ना, मतलब उनका तो बहुत अच्छा खासा नाम है। ये मान लो अपने जितने भी जो बड़े बड़े जो वीर शिवाजी हो गए, है ना, उनके समकक्ष मान सकते हो। अगर राजस्थान की बात करें तो महाराणा प्रताप हो गए, और भी बहुत से ऐसे राजा रहे, महाराणा सांगा हो गए राजस्थान के। इधर पंजाब के रणजीत सिंह जो राजा हुआ करते थे, उनके समकालीन जो महान शासक हैं, और भी भाई उत्तर पूर्व के भी काफी महान शासक रहे, उनसे भी महान शासक, उनके बराबर और उनके आप टक्कर के शासक मान सकते हो किनको? कृष्णदेव राय को। बस उनका इतिहास में इतना नाम नहीं दिखाया जाता है, जितना बढ़ा चढ़ाकर अपने इनको दिखाया जाता है ना मुगलों को, उतना इनको नहीं दिखाया गया है। तो कृष्णदेव राय के बाद में भाई अच्छे मजबूत शासक नहीं आए, और कमजोर उत्तराधिकारियों ने क्या कर दिया? जो गुटबाजी हुआ करती थी उसको धीरे धीरे कमजोर कर दिया। पड़ोसी राज्य से निरंतर संघर्ष। बहमानी साम्राज्य के बाद में दक्कन सुल्तानों के साथ रायचूर दोआब के क्षेत्र में नियंत्रण युद्ध ने राज्य के संसाधनों को समाप्त कर दिया। क्या कर दिया? बहमानी साम्राज्य, और उसके बाद में क्या हुआ? दक्कन जो सुल्तान है उन्होंने क्या किया? जो भाई बेमानी साम्राज्य और उसके बाद के जो दक्कन के जितने भी जो सुल्तान हुआ करते थे, उन्होंने जो दोआब का जो क्षेत्र है वहां पर लगातार युद्ध करते रहे, जिससे संसाधनों को समाप्त कर दिया। युद्ध लगातार होते रहे, तो दोआब का वो क्षेत्र होता है दो नदियों के बीच में, जो बाढ़ क्षेत्र होता है ना, जहां पर कृषि बहुत ज्यादा होती है, उस क्षेत्र में इन्होंने लगातार युद्ध किए। और युद्ध करने से क्या कृषि वगैरह प्रभावित हुई, जिससे क्या व्यापार प्रभावित हुआ, और व्यापार प्रभावित हुआ तो भाई अर्थव्यवस्था
चरमरा जाती है और अर्थव्यवस्था चरमरा जाती है, तो ये समझ लो पूरा शासन ही चरमरा जाता है। तो बहमानी साम्राज्य के बाद में दक्कन सुल्तानों ने क्या कर दिया, इनको स्ट्रेटेजिकली मारना शुरू किया। पहले इन्होंने क्या किया, जो दोआब क्षेत्र होता था ना, वहां पे धीरे धीरे इनकी अर्थव्यवस्था को कमजोर करना शुरू किया। अगले वाली है सामंती व्यवस्था, नायकर प्रणाली। धीरे धीरे स्थानीय नायक जैसे प्रमुख सैन्य प्रमुखों ने केंद्र की कमजोरी का फायदा उठाकर अपनी स्वतंत्रता घोषित करना शुरू कर दिया, जिससे साम्राज्य बिखर गया। क्या हुआ, जो सामंती व्यवस्था हुआ करती थी जैसे नायकर प्रणाली, धीरे धीरे जो स्थानीय नायक हुआ करते थे जैसे कि सैन्य प्रमुख क्या हुआ करते थे, जो धीरे धीरे जो स्थानीय नायक हुआ करते थे जैसे सैन्य प्रमुख हो गए, इन्होंने केंद्र में जो कमजोरी हुआ करती थी, केंद्र की जो कमजोरी थी उसको धीरे धीरे क्या कर दिया, अपना फायदा उठाकर उसको स्वतंत्र करना शुरू कर दिया, जिससे साम्राज्य बिखर गया। धीरे धीरे क्या है, साम्राज्य उससे टूटना शुरू हो गया। क्या हो गया, धीरे धीरे साम्राज्य उससे टूटना शुरू हो गया। अगले वाला है विजयनगर साम्राज्य ने लगभग 3 शताब्दियों तक दक्षिण भारत में धर्म और कला की रक्षा की। लगातार आपके सामने विजयनगर साम्राज्य, इसने 3 शताब्दियों तक 300 सालों तक लगातार अपनी जो हिंदू धर्म धार्मिक संस्कृति है उसको बचाकर रखा। तालीकोटा का जो युद्ध देखने को मिलता है, इस युद्ध के बाद हम्पी के विनाश ने केवल साम्राज्य का अंत किया बल्कि भारतीय वास्तुकला को भी एक स्वर्णीय युग का समापन हो गया। क्या हुआ, इस युद्ध के बाद में जो हम्पी का जो विनाश हुआ, और इससे एक साम्राज्य विनाश नहीं हुआ बल्कि हमारी अर्थव्यवस्था को भी गहरा नुकसान पहुंचा। तो मेरा नाम अमोहित और आपका स्वागत हमारे यूट्यूब चैनल हिस्ट्री चैंपियन में। तो जैसा कि आप जानते हो, आपका जो पेपर होने वाला है मध्यकालीन भारत का इतिहास, कौन सा पेपर होने वाला है, मध्यकालीन भारत का इतिहास, उससे संबंधित जितने महत्वपूर्ण प्रश्न होने वाले हैं सारे के सारे आपको करवाने वाला हूं। आपको क्या करना है, वीडियो को पूरा देखना है, चैनल को जोर से सब्सक्राइब कर देना और अपने दोस्तों को जोर से शेयर कर देना। चलिए शुरू करते हैं अपन प्रश्नों को। मुगल कालीन राजनीति में नूरजहां जुत्ता की भूमिका का मूल्यांकन कीजिए। क्या करना है, मुगल कालीन जो राजनीति होती है उसमें नूरजहां जुत्ता की क्या भूमिका, मतलब नूरजहां की क्या भूमिका रहती है, उसके बारे में अपन विस्तार से पढ़ेंगे। काफी ज्यादा महत्वपूर्ण क्लास होने वाली है। आपको क्या करना है, वीडियो को पूरा देखना है। क्या करना है, वीडियो को पूरा देखना है, चैनल को सब्सक्राइब कर देना है और अपने दोस्तों को जरूर से शेयर कर देना है। समझ में आ गया। तो मुगल राजनीति में नूरजहां की क्या भूमिका रहती है उसके बारे में अपन विस्तार से पढ़ने वाले हैं। काफी ज्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न होने वाले हैं आपके सामने। इसमें जो जो पढ़ाऊंगा आपको अच्छे से पढ़ लेना है। जो अब मुगल साम्राज्य में नूरजहां जुत्ता का स्थान, नूरजहां जहांगीर की पत्नी का स्थान अद्वितीय है। क्यों अद्वितीय है, वह न केवल एक प्रभावशाली साम्राज्य की थी बल्कि 1611 से लेकर 1627 के बीच में मुगल राजनीति की धुरी रही। जितने दिन आपके सामने जहांगीर है वो उतना कुशल शासक नहीं था। समझ में आ गया, उसे उतना कुशल प्रशासक नहीं था, उसको इतना ज्ञान नहीं था, थोड़ा नशे फतेह करने वाला व्यक्ति था, है ना, तो उतना ज्यादा उसको ज्ञान नहीं था। तो उसकी जो प्रशासनिक कमी है उसको इस जो नूरजहां उसने इस कमी को दूर किया। कैसे दूर किया, क्योंकि ये बहुत समझदार महिला थी, है ना, प्रशासनिक रूप से। तो इसने पूरे साम्राज्य को थोड़ा बहुत संभालने का काम किया। और ये कब से कब तक, 1611 से लेकर 1627 ईस्वी तक इन्होंने मुगल राजनीति को संभालने का काम किया। इतिहासकारों में बेनी प्रसाद ने इस काल को नूरजहां जुत्ता के प्रभाव का काल माना जाता है। इतिहासकार ने क्या किया, इतिहासकार बेनी प्रसाद ने नूरजहां जुत्ता के प्रभाव का काल माना जाता है। तो जहांगीर का जो युद्ध काल है इसको हम जहांगीर काल के नाम से जानते हैं, लेकिन उसमें नूरजहां का भी बहुत ज्यादा योगदान रहा। उस प्रशासन को चलाने में, उस साम्राज्य को चलाने में उनका भी अद्वितीय योगदान रहा है। क्या क्या था भाई, नूरजहां का अर्थ है एक छोटा, जुत्ता का अर्थ होता है एक छोटा प्रभावशाली समूह चलाना। जुत्ता का अर्थ ये होता है कि आप एक छोटे समूह को चला रहे हो अच्छे से। इस गुट को मुख्य रूप से 4 सदस्य हुआ करते थे। कौन से 4 सदस्य इसने बनाए, अपने उन सदस्यों के सारे अपनी पूरी जो प्रशासनिक व्यवस्था वो चलाती थी। पहला था इसमें नूरजहां, समूह के नेता और मुख्य रणनीतिकार के रूप में। जो नूरजहां है वो आपके सामने क्या हुआ करती थी, उस समूह की नेता हुआ करती थी। जो उसने अपना समूह बनाया था उसकी प्रमुख नेता और प्रमुख रणनीतिकार यही थी। क्या थी, प्रमुख नेता भी यही थी, प्रमुख रणनीतिकार के रूप में भी इसको देखा जाता था। मियां गयासी बेग, कौन, एकतमादौला, कौन, मिर्जा गयास बेग हैं, वो कौन हुआ करते थे, नूरजहां के पिता और साम्राज्य के दीवान, है ना। तो पहली तो इसमें नूरजहां थी, इन्होंने अपना ग्रुप बनाया 4 लोगों का, उसको जुट्टा के नाम से जाना जाता है। मतलब 4 लोग,
छोटा सा ग्रुप जो पूरे के पूरे साम्राज्य को चले, उसको जूटा के नाम से जाना जाता है। उसमें पहला और महत्वपूर्ण स्थान था नूरजहां को, वो समूह की सबसे बड़ी नेता हुआ करती थी। फिर इसने दूसरा स्थान दिया अपने पिता को, मिर्जा गियासी बेग एतमादुल्ला, जो क्या थे, नूरजहां के पिता भी थे और साम्राज्य के दीवान के रूप में। दीवान क्या हुआ करते थे भाई? दीवान वो हुआ करते थे जिनको कोई साम्राज्य की छोटा मोटा कोई स्थान दे दिया, है ना। जैसे भाई पूरा दिल्ली सल्तनत है, उसमें कोई अजमेर का कोई अजमेर जगह उसको संभाल रहा है कोई, तो उसको दीवान बोल दिया जाता था। आसफ खान, नूरजहां के भाई। आसफ खान कौन है? जो नूरजहां है उसके भाई कौन थे? आसफ खान को जाना जाता है। अगले वाला कौन है? शाहजदा खुर्रम, अकबर का पोता और भविष्य का शाहजहां। तो आपके सामने भविष्य का जो अकबर का पोता हुआ करता था और शाहजहां जिसके नाम से जाना जाता, अस्मान खान, आसफ खान का दामाद। तो ये चार लोगों का इसने क्या था, जो नूरजहां उसने ग्रुप बना रखा था। और इनका क्या काम था? इनका देखो, ये थे तो इसके सारे रिश्तेदारी, लेकिन इसने क्या कर रखा था, ये चारों लोग थे समझदार, जो साम्राज्य को संभालते थे। मुगल राजनीति में भूमिका और प्रभाव के बारे में बात करें, क्या होता है? प्रशासनिक नियंत्रण। जहांगीर के अत्यधिक मदपान और विलासिता के कारण शासन वास्तविक शक्तियां नूरजहां के हाथों में आ गई। तो जहांगीर है ना, वो आपके सामने नशे पते बहुत करता था। क्या करता था भाई? जहांगीर है वो एक बार आपके सामने, अकबर है ना, वो इससे संबंधित हमेशा, अकबर का बेटा था, इससे हमेशा परेशान रहता था। क्यों? इसके दो बेटे थे अकबर के। एक तो पहले ही जो मदपान मतलब दारू शराब विलासिता के कारण पहले ही मृत्यु को प्राप्त हो चुका था। दूसरा ये था, ये भी खूब शराब पिया करता था। दूसरी बात है, अकबर को पुत्र है ना, बच्चे भी बहुत लेट हुए थे, इसीलिए भी वो परेशान था। मुश्किल से एक दो हुए थे, उसमें से एक पहले मृत्यु हुई, दूसरे वाला ये था, ये भी बहुत ज्यादा शराब पिया करता था, तो बहुत परेशान रहता था अकबर, है ना। और लास्ट में इसने विद्रोह भी कर दिया था जहांगीर ने, इसलिए उनकी मृत्यु भी देखने को मिली थी जल्दी थोड़ी। और ये इसीलिए आपके सामने इसका शासन काल है, इसकी शासन काल की जो कमजोरियां हैं, जो विलासिता है, वो ये समझ लो कि नूरजहां ने कहीं ना कहीं छिपा दी थी। वो एक थोड़ी समझदार स्त्री थी। शाही फरमानों पर जहांगीर के साथ साथ नूरजहां के हस्ताक्षर होने लगे और सिक्कों पर उसका नाम अंकित होने लगा। कैसे उसका प्रभाव हम जान सकते हैं कि भाई कोई भी व्यक्ति का प्रभाव हम कैसे जान सकते हैं? तो कोई भी अगर शाही फरमान जारी हुआ करता था, अगर जहां पर शाही फरमान जारी हुआ करता था, वहां पर जहांगीर के भी साइन हुआ करते थे और नूरजहां के भी। तो इसी चीज से पता चलता है सबसे जरूरी चीज क्या होती है? सबसे जरूरी चीज होती है, कोई भी फरमान जारी होता ना, शाही संदेश, है ना। तो जैसे भारत सरकार की तरफ कोई भी संदेश जारी होता है, तो क्या तो उस विभाग का मंत्री देगा, है ना, उस पर साइन, या पर प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति। तो इसी से उसकी शक्तियों के बारे में पता चलता है। तो भाई जहांगीर की पत्नी खुद नूरजहां भी साइन किया करती थी, तो उससे उसकी शक्तियों का भी पता चलता है। सिक्कों पर भी उसका धीरे धीरे नाम अंकित होने लगा। जो सिक्के बनाए जाते थे उस पर भी उसका नाम देखा गया था। क्या था? सिक्कों पर भी उसका नाम अंकित किया जाता था। पदोन्नति और नियुक्तियां। साम्राज्य में सभी महत्वपूर्ण पदों पर नूरजहां के समर्थक और जो रिश्तेदार हैं उनको नियुक्त किया गया था। क्या किया गया था? साम्राज्य में जितने भी जो अलग अलग प्रकार के जो महत्वपूर्ण पद थे, उसमें क्या थे? नूरजहां के जो समर्थक हैं उनको और उनके रिश्तेदारों की नियुक्ति की गई थी। क्या कर दिया गया था? क्या तो उनको नियुक्ति कर दी गई थी, उनके नूरजहां के समर्थकों की, या फिर उनके जितने भी जो रिश्तेदार हुआ करते थे उनकी नियुक्ति कर दी गई थी। समझ में आ गया? तो इससे क्या हुआ? उसके हाथों में कंट्रोल आ गया, नूरजहां के हाथों में। क्यों? उसके रिश्तेदार या उसके सगे संबंधी तो उसी की बात करेंगे, समर्थक, है ना। तो इसीलिए धीरे धीरे उसने क्या किया? प्रशासनिक रूप से भी अपने लोगों को वहां पर बैठाना शुरू कर दिया, अपने लोगों को बैठाना शुरू कर दिया। तो भाई बात है, वह घर में की चल है जी की ज्यादा बढ़ाई करने वाला, जी की ज्यादा साथ देने वाला है। तो यही बात है, ज्यादा साथ की को दिया करता वह लोग? नूरजहां को। इस दरबार में ईरानी प्रभाव काफी बढ़ने लगा और आपके सामने जो ईरानी जो प्रभाव है वो ज्यादा देखने लगा, क्योंकि नूरजहां उसी से प्रभावित थी, उसी विचारधारा से या वही से आती थी। खुर्रम का उत्थान व पतन। प्रारंभ में जूता ने शाहजहां खुर्रम की उत्तराधिकारी के रूप में बढ़ावा दिया, लेकिन उसने कई सफल सैन्य अभियानों का नेतृत्व किया। भाई प्रारंभ में जूता ने क्या किया? शहजादा खुर्रम है, जो शहजादा खुर्रम है उसको उत्तराधिकारी बना दिया गया था, लेकिन और वो सफल भी हुआ। उसने कई क्या आपके सामने कई सैन्य अभियान भी जीत कर दिए। तो इससे क्या है? साथ जो आपके सामने नूरजहां उसकी और ज्यादा उपलब्धि बढ़ने लगी। भाई सीधी सीधी बात बताओ, गांव का सरपंच बनो थे, है ना, और गांव में 3-4 कोई का काम कर दो जो सक्सेसफुल सफल हो जाए,
गांव में स्कूल की मरम्मत करा दी, सड़क बनवा दी, कई सालों कौन बन रही है ना, पानी की व्यवस्था कर दी, तो गांव में क्या हो जाएगा, सारा लोग थारी बधाई करेंगे, बोले अगली बार थाने सुनागा सरपंच जी। तो यही चीज है, उसने क्या किया, खुर्रम को अपना उत्तराधिकारी बनाया जहांगीर का, और उसी ने जो क्या किया, आपके सामने कई सफल अभियान निकाले, इसलिए इसका भी प्रभाव पड़ने लगा। जूता का बिखराव और परिणाम, 1720 के बाद में ये गुट बिखरने लगा, 1620 के बाद में, 1620 के बाद में एक गुट क्या है, बिखरने लगा, धीरे धीरे ये गुट है वो टूटने लगा, जब नूरजहां ने अपनी पहली शादी से उत्पन्न बेटी लाडली बेगम का विवाह जहांगीर के छोटे बेटे शहरयार से कर दिया। तो इस यहाँ पर क्या कर दिया भाई, जो नूरजहां ने अपनी पहली शादी से जो उत्पन्न उनकी बेटी हुई थी बेगम, उसका विवाह क्या कर दिया इसने, जो छोटे बेटे शहरयार, जो जहांगीर का जो बेटा था ना, उसी से उसकी शादी कर दी। तो उसने खुर्रम के स्थान पर शहरयार का समर्थन करना शुरू कर दिया। अब उसने क्या कर दिया भाई, उसकी बेटी है ना, और उसका दामाद, तो अब भाई दामाद का भला होगा तो बेटी का भी भला हो जाएगा इनडायरेक्टली, तो उसकी फिर से चलने लग जाएगी। तो उसने क्या किया, जो पहले खुर्रम को जो उत्तराधिकारी बनाया था उसको तो उसने कर दिया धीरे धीरे समर्थन कम करना, और उसने जो उसका बेटा था कौन, शहरयार, उसका समर्थन करना शुरू कर दिया। क्यों, क्योंकि भविष्य में वो राजा बनेगा तो उसकी बेटी क्या बन जाती भाई, रानी बनती, बेगम बनती। उसमें खुर्रम ने विद्रोह कर दिया और दरबार में गुटबाजी, नूरजहां गुट नवाब खुर्रम गुट के चरम पर पहुंच गए। तो इसमें क्या हुआ, आपके सामने जो खुर्रम है, जो भाई अब शक्तिशाली भी हो चुका था, उसने कई सैन्य अभियानों को भी जीत चुका था, तो वो पहले से शक्तिशाली था, तो उसने विद्रोह कर दिया, और इसीलिए अब दरबार में गुटबाजी होने लगे, जहां पे नूरजहां का गुट अलग होने लग गया और खुर्रम गुट अलग होने लगे। भाई बड़ा राजा की तो बड़ी ईद है ना, तो इसीलिए क्या है, अब दो गुट बनने लगे। पहले एक ही गुट था, जो पहले नूरजहां ने खुद ने जो आपके सामने खुर्रम को शक्तिशाली किया, अब वही व्यक्ति उसका विद्रोह भी करने लग गया। मूल्यांकन की बात करें, नूरजहां ने जहांगीर के काल में स्थिरता प्रदान की। जो शुरुआती काल है जहांगीर का, उसमें इस गुट ने बहुत ही ज्यादा सही से काम किया, और जो जहांगीर है उसकी जो प्रशासनिक विफलताएं हैं, उसकी भोग विलासता की जो प्रवृत्ति है, जो एक कुशल शासक नहीं था, उसकी कुशल शासक की जो प्रशासनिक विफलताओं को इसने काफी हद तक प्रशासनिक रूप से मजबूती देकर क्या क्या, स्थिरता प्रदान की। और उस समय की जो कला व संस्कृति हुआ करती थी उसको नई ऊंचाइयां दी। इन्होंने क्या किया, उस समय की जो कला व संस्कृति हुआ करती थी उसको भी एक नई ऊंचाइयों तक पहुंचाना शुरू किया। हालांकि इसकी अत्यधिक महत्वाकांक्षा ने मुगल दरबार में गुटबाजी भी की, लेकिन क्या हुआ भाई, महत्वाकांक्षा इसकी धीरे धीरे बढ़ने लगी। सबकी बढ़ती है भाई महत्वाकांक्षा, इसकी भी बढ़ने लगी। इसकी क्यों बढ़ने लगी, क्योंकि उसने अपने बेटी का विवाह किससे कर दिया, जहांगीर के बेटे से। तो अब उसने उसको बढ़ावा देना शुरू कर दिया, और उसने जो खुर्रम को उत्तराधिकारी बनाया था उसको कमजोर करना शुरू कर दिया, जिसे खुर्रम शाहजहां ने विद्रोह किया और साम्राज्य की सैन्य शक्ति कमजोर हो गई। और जिसे जो शाहजहां हुआ करता था भाई, उसने क्या किया, उसकी जो विद्रोह कर दिया। भाई खुद शक्तिशाली था, कई सैन्य अभियानों को भी जीता था, तो इसे क्या हुआ, साम्राज्य है वो धीरे धीरे कमजोर होने लग गया। अंततः जहांगीर की मृत्यु के बाद आसफ खान ने अपनी बहन नूरजहां के बजाय दामाद शाहजहां का साथ दिया। जिससे क्या हुआ, जहांगीर की मृत्यु के बाद आसफ खान ने अपनी बहन, जो आसफ खान जो उसका पिता हुआ करता था, नहीं सॉरी उसका भाई हुआ करता था नूरजहां का, जो मैंने आपको पहले बताया था, उसने क्या किया भाई, उसने अपने दामाद का, उसने भी तो अपनी बेटी की शादी कर रखी थी, उसने शाहजहां का साथ दिया, बहन का साथ नहीं दिया। तो इसलिए क्या हुआ, जो शाहजहां क्या हो जाता है, वो राजा बन जाता है, और नूरजहां का जो राजनीतिक जीवन है वो भी खत्म हो जाता है, और उसके साथ उसकी गुटबाजी है वो भी खत्म हो जाती है। तो यही है मुगल राजनीति में नूरजहां जुता की भूमिका का बारे में अपने विस्तार से पढ़ा। काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट पर्सन है, एग्जाम में देखने को मिलता है, जरूर से पढ़ लेना, चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर देना। धन्यवाद। मेरा नाम है मोहित और आपका स्वागत हमारे यूट्यूब चैनल हिस्ट्री चैंपियन में। तो जैसा कि आप जानते हो, आपका जो पेपर होने वाला है मध्यकालीन भारत का इतिहास, उससे संबंधित अगला महत्वपूर्ण प्रश्न है मुगल कालीन भू राजस्व व्यवस्था पर एक विस्तृत निबंध लिखिए। क्या करना है, मुगल कालीन भू राजस्व व्यवस्था कैसी हुआ करती थी, इसके बारे में अपन विस्तार से चर्चा करेंगे। काफी ज्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है, अच्छे से इस वीडियो को पूरा देखना है, चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर देना है और अपने दोस्तों को जरूर से शेयर कर देना। 30,000 सब्सक्राइबर भाई करवा दो, बहुत करीब पहुंच चुके हैं। अगर इससे ज्यादा हो गए तो आप अगले वाले टारगेट की तरफ अपन बढ़ेंगे, वो भी कंप्लीट कर देना। साथ के साथ कोने में जो व्यू प्रोडक्ट वाला ऑप्शन है, इस पे क्लिक करके अगर फ्लिपकार्ट और मित्रा से कोई प्रोडक्ट खरीदोगे, सबसे ज्यादा डिस्काउंट आपको देखने को मिलेगा, तो जरूर से कर देना भाई क्लिक।
और डिस्क्रिप्शन में मैंने टेलीग्राम का लिंक दे रखा है। किसका? टेलीग्राम का लिंक दे रखा है। उस पर क्लिक करके आपके सामने ये पीडीएफ जो मैं पढ़ा रहा हूँ, ये पीडीएफ जो आपको पढ़ा रहा हूँ, ये फ्री में आप पढ़ सकते हो। चलिए शुरू करते हैं। मुगल भू राजस्व प्रणाली साम्राज्य के प्रशासन का एक महत्वपूर्ण स्तंभ थी। क्या थी? मुगलों की जो भू राजस्व व्यवस्था, मतलब जहां पर आपके सामने जो भूमि को नापने की जो व्यवस्था थी, भाई भू राजस्व व्यवस्था आज के समय भी अपन गिरदवारी करता है, पटवारी पट्टा लेते हो आप जमीन का, उसी तरीके से है ना। आज के समय तो जो किसानी होती है उस पर कोई टैक्स नहीं लगता है, लेकिन पहले तो भाई आपके सामने उद्योग धंधे तो हुआ नहीं करते थे। पहले तो सिर्फ क्या हुआ करती थी? कृषि हुआ करती थी, उसी से राजस्व उत्पन्न होता था। तो क्या होता था? राजस्व प्रणाली है वही सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण प्रणाली थी, और वो राजस्व प्रणाली किससे निकलती थी? भूमि की कृषि से। तो इसीलिए भूमि पर क्या लगता था? कर, और उस कर को नापने के लिए उसकी सही व्यवस्था होनी जरूरी थी। मुगलों ने उसको सही से क्रैक किया, मुगलों ने उस पर सही से काम किया। विशेष रूप से अकबर के अधीन जिसे कुशल व निष्पक्ष राजस्व संग्रह सुनिश्चित करने में प्रमुख सुधार किए। जो अकबर है ना, अकबर ने क्या किया? अपने कुशल व निष्पक्ष राजस्व व्यवस्था को बनाने का काम शुरू किया, क्योंकि अकबर के अधीन जिसने जो कुशल व निष्पक्ष राजस्व संग्रह करने के प्रमुख, मतलब सबसे, अगर मुगलों की बात करें उसमें अकबर है ना, उसकी कुशलता इसीलिए भी थी कि उसने अपने राजनीतिक रूप से और सैन्य रूप से खुद को मजबूत नहीं किया, बल्कि अर्थव्यवस्था के रूप में आर्थिक रूप से भी खुद को मजबूत किया। और कैसे मजबूत किया? उसने अपनी भू राजस्व व्यवस्था अच्छी बनाई। भू राजस्व मुगल राज्य के आय का मुख्य स्रोत था। भाई सबसे ज्यादा पैसा किससे आता था? मैं बता रहा हूं, कृषि से आता था। तो भू राजस्व व्यवस्था उनकी सबसे मजबूत व्यवस्था थी। प्रणाली का परिचय। हालांकि शेरशाह सूरी जैसे पहले के शासकों ने भूमि सुधार पेश किए थे, तो इनसे पहले शेरशाह सूरी आए थे, है ना। तो उनके द्वारा आपके सामने भाई जो हुमायूं के टाइम पे जो शेरशाह सूरी आया था, जिसने पहले हरा दिया था लेकिन बाद में उसकी मृत्यु हो गई, तो फिर से हुमायूं आ जाता है। लेकिन शेरशाह सूरी को एक कुशल प्रशासक के रूप में जाना जाता है। क्यों? उसने जो काम किए थे ना आधुनिक जो मध्यकालीन भारत में, वो बहुत शानदार भाई प्रशासक था। उसके द्वारा चाहे सड़कों का निर्माण हो गया, चाहे राजस्व व्यवस्था हो गई, चाहे सैन्य प्रणाली की, उसकी बहुत शानदार थी। यह अकबर ने 1556 से लेकर 1605 के बीच में, जिसने राजा टोडरमल के मार्गदर्शन में राजस्व व व्यापक व वैज्ञानिक प्रणाली स्थापित की। तो जो टोडरमल है, जो इनका वित्त मंत्री हुआ करता था, उसने क्या किया भाई? आपके सामने एक शानदार राजस्व व्यवस्था बनाई। क्या बनाई? एक शानदार राजस्व व्यवस्था बनाई। अकबर क्यों महान शासक बना? इसीलिए नहीं कि वो महान था, वो खुद तो पढ़ा लिखा ही नहीं था, नहीं, वो हमेशा उसके आसपास जो लोग हुआ करते थे ना, वो बहुत ज्यादा पढ़े लिखे और समझदार हुआ करते थे। समझ में आ गया? जब शक्ति सही व्यक्तियों के हाथों में होगी ना, तो उससे क्या होता है? समृद्धि आती है। और जब शक्ति डोनाल्ड ट्रंप जैसे कम कुशल लोगों के पास, जिनका मानसिक संतुलन नहीं पता, आज क्या कर रहे हैं, कल कुछ क्या कर रहे हैं, तो दुनिया में विनाश ही आता है। समझ में आ गया? तो शक्ति सही हाथों में आनी जरूरी है। और यही अकबर की खूबसूरती थी कि वो खुद पढ़ा लिखा नहीं था, लेकिन वो अपने आसपास कैसे लोगों को रखता था? समझदार लोगों को। समझ में आ गया? और इसीलिए वो महान शासक बना। चाहे उनकी कितनी कमियां कर लो, चाहे आप उनको इस्लाम के आधार पे क्रिटिसाइज कर लो, आपको जो करना है कर सकते हो, लेकिन जो व्यक्ति सही था उसकी आपकी अच्छाइयों को भी समझना जरूरी होता है। भाई चाहे दुश्मनी हो, लेकिन दुश्मन की भी अगर कोई अच्छाई है तो ग्रहण करनी चाहिए आदमी, वही आदमी जिंदगी में आगे बढ़े। तो उसने राजा टोडरमल का क्या किया? भू राजस्व व्यवस्था उसने लेकर आया। प्रणाली की प्रमुख विशेषताएं क्या हुआ करती थी? भूमि की उर्वरकता व उत्पादकता के आधार पर उसको मापा जाता था। तो इन्होंने क्या क्या, टोडरमल ने क्या बनाया कि पहले तो जैसे भाई सारी जमीन है उस पर ही 25% कर लगा दिया, 10% कर लगा दिया। 10% क्या? 10 बोरी में से 10 बोरी अगर आपकी अनाज होगी तो 1 बोरी राजा ले जाएगा, इस प्रकार का नियम। लेकिन टोडरमल ने कहा ऐसा नहीं, काफी एक ऐसी जमीन होती है जहां पर आपके सामने क्या होता है भाई, बहुत कम उपजाऊ होती है। भाई कहीं पर एक तो ऐसी जमीन है जहां पर 100 बोरी उत्पन्न होते हैं, तो वहां से क्या होगा भाई, आपके सामने 10 बोरी ले गए तो कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, 90 बोरी बच गई, वो तो फिर भी उसका काम चल जाएगा। एक ऐसी जमीन है 100 बीघा में 100 बोरी होती है, उदाहरण के लिए बता रहा हूं, कम है लेकिन उदाहरण के लिए ले लो आप, है ना। लेकिन एक ऐसी जगह जहां पे आपके सामने 100 बीघा में बोरी हो रही है 5, कितनी हो रही है 5, उसमें से भी आप अगर लेकर चले जाओगे कुछ, उसका 10% ही लेके जाओगे, 500 का भाई 10% अगर आप लेकर जाओगे, 50 किलो लेकर जाओगे अगर आपके सामने, तो भी उसके पास 4.5 ही बचेंगे बेचारे के पास, पहले कम थी आपने और कम कर दी, है ना। उदाहरण दे रहा हूं। तो 100 वाले को तो फर्क नहीं पड़ा, जितना फर्क कितने को पड़ गया भाई, जो 5 बोरी वाले को,
उसने पहले मेहनत की, पहले उसके पास कमाया, उससे भी आप लेकर चले गए। तो इसने क्या कहा कि हम अब भूमि पर एक समान कर नहीं लगाएंगे, उसकी उपजाऊता, कितनी उपजाऊ जमीन, उसके आधार पर उस पर कर लगाया जाएगा। तो उसने भूमि को अलग अलग भागों में बांट दिया। उसने रिसर्च की और ये पता चला कि जमीन कैसी कैसी होती है। पहली प्रकार की जो जमीन है उसको वो पोलज बोलता था। नियमित रूप से खेती, ऐसी जमीन जिस पर रेगुलर खेती होती है। भाई आज के समय तो क्या है, शानदार बीज आ गए हैं, शानदार उर्वरक आ गए हैं, शानदार अपने क्या है पानी की व्यवस्था, सिंचाई की व्यवस्था हो गई। तो आजकल तो सारी जमीन हर साल उपजाऊ रहती है ना, अपन कर लेते हैं उसको आधुनिक तकनीकों के माध्यम से। पहले ऐसा नहीं था, पहले बरसात होती थी तो जमीन में अनाज उपज जाता था। भाई आपके दादा के पिता को, जो परदादा है ना, भाई आज के समय अगर कोई आपके गांव में कोई 80 साल से ऊपर का कोई व्यक्ति है, उससे पूछ लेना, पहले के समय गेहूं नहीं उगता था इतना ज्यादा राजस्थान में, बाजरा, मक्का, जो इनकी रोटियां खाते थे लोग, है ना। पूछना, अगर आप गांव में से संबंध रखते हो तो पूछना, है ना। तो पहले ऐसी चीजें नहीं हुआ करती थी। तो पहले जो नदियों के किनारे जमीन हुआ करती थी ना, वही पूरी साल को उसको उपजाऊ रहती थी, उसी पर अनाज उगता था। समझ में आ गई। और नदियों के किनारे वो नहीं जो एकदम किनारे, जो थोड़ी दूर पर है, उस जमीन को पोलज बोलते थे। अगले है परोती, अस्थायी रूप से परती, मतलब अस्थायी रूप से जिसको उपजाया जाता है, मतलब कभी उपजा लिया लेकिन 2-3 साल उपजाने के बाद में क्या हो गया, उस पर वो जमीन अनुपजाऊ हो गई, तो 2-3 साल छोड़नी पड़ गई, है ना, फिर उगा लिया, तो उसको परोती के नाम से जाना जाता था। चाचर, 3-4 साल जिस पर आपके सामने अनाज उगाया जा सकता है, उसको चाचर बोलते थे। बंजर कौन सी, 5 साल से अधिक समय तक जिसपे कोई खेती नहीं की गई, उसको बंजर बोलते थे। तो यह आपके सामने उसने अलग अलग प्रकार के विभागों में उसको बांट दिया। ये रट लेना, चाचर हो गया, ये परोती हो गया, कंपटीशन में सवाल आता है सेम टू सेम हमेशा। भूमि का माप, भूमि को जरीब नामक रस्सियों के साथ बीघा जैसी मानकीकृत इकाइयों का उपयोग करके नापा जाता था। और अब इन्होंने क्या किया, सिर्फ इनको अलग अलग भागों में नहीं बांटा, बल्कि क्या कर दिया, रस्सियों के माप बना दिए इन्होंने, बीघा जैसी कोई इकाई बना दी। जैसे भाई कहीं पर बीघा, कहीं पर हेक्टेयर, कहीं पर आपके सामने किले, इस हिसाब से नापते हैं ना अपने आसपास के क्षेत्रों में। तो ऐसे इन्होंने क्या किया, एक जरीब नामक एक व्यवस्था बनाई, जिससे क्या करते थे, आपके सामने ये भूमि को माप करते थे। इस प्रणाली ने खेती की भूमि का सटीक मूल्यांकन सुनिश्चित किया। इससे क्या होगा, खेती है उस पर उसका सटीक मूल्यांकन हो गया कि कौन सी तो भूमि है जो उपजाऊ है, कौन सी अनुपजाऊ है, कितनी जमीन है, कितनी नहीं है, तो एकदम सटीक मापन होने लग गया। मूल्यांकन पद्धतियां, जब्त प्रणाली प्रमुख प्रांतों में शुरू की गई। 10 वर्षों में भूमि की औसत उपज की गणना की गई। क्या किया गया, ऐसे नहीं किया गया, जब्त प्रणाली बनाएगी। अब जब्त प्रणाली क्या हुआ करती थी, जब्त प्रणाली वो हुआ करती थी आपके सामने जहां पर क्या 10 सालों तक इस खेत से कितना अनाज उगा है उसका औसत निकाल दिया, और उस औसत के आधार पे अपने क्या कर दिया, उन्होंने टैक्स है वो लगा दिया। समझ में आ गया। तो कई तो 5-5 बीघा हो रही हो, 5-5 बोरी निकल रही, कटी 100-100 बीघा निकल रही, तो उसी के हिसाब से उन्होंने टैक्स लिया है। उसमें 1/3 राज्य के हिस्से के रूप में तय किया गया, 1/3 राज्य के हिस्से में तय किया गया जो नगद में दे था। मतलब जितनी उपज होगी उसका 1/3, मतलब 3 बोरी होगी तो 1 राजधानी देनी पड़ेगी, 300 होंगी तो 100 देनी पड़ेगी। समझ में आ गया। और देनी कैसे होंगी, नगद, पैसों के रूप में, अनाज के रूप में नहीं दे सकते, उसको बाजार में बेचना और पैसे जो आएंगे वो उसको उनको देना है। अन्य प्रणालियां बनाई, बटाई, वास्तविक उपज के हिस्से के रूप में एकत्रित किया गया राजस्व, मतलब वास्तविक उपज, जो उपज हुई अनाज लेकर चले गए तो उसको बटाई के नाम से जानते थे। कनकूट, अनुमानित उपज के आधार पे, ये तो वास्तविक उपज मतलब जितनी हुई है, जैसे मान ली 100 बोरी हुई है ना, तो उसके आधार पे ले लिया। कनकूट हुआ करता था अनुमानित, भाई कोई नहीं, कहीं पर क्या हो गया भाई, अनुमान लगा लिया, औरत तो 10 बोरी होगी, औरत 5 बोरी होगी, 7 बोरी होगी, उस हिसाब से इन्होंने लिया, उसको कनकूट बोलते थे। नाशक, पिछले रिकॉर्ड के आधार पर राजस्व है, मतलब पिछले भाई 500 सालों में कैसा उपजाऊपन हो रहा है, वैसी फसल इस बार भी हुई है, तो उसको नाशक के नाम से जानते थे। तो ऐसे समझ लो कि भाई जब बरसात अच्छी हुआ करती थी ना, तब अच्छी उपज होती थी, तब तो लेते थे वास्तविक उपज पे। और जब कम बरसात होती थी, अच्छा मौसम नहीं हुआ करता था, है ना, अकाल वगैरह पड़ गया, थोड़ी कम फसल हुई, तो कनकूट जैसे कि भाई अनुमानित करके ले लिया। और फिर नाशक कैसे लेते थे कि भाई आपके सामने ठीक ठाक सा मौसम रहा है, पिछले सालों में भी ऐसा ही था, अब की साल भी ऐसा ही, तो नाशक लगा लिया करते थे, पिछले रिकॉर्ड के आधार पर राजस्व एकत्रित कर लिया करते थे। अधिकारियों की क्या भूमिका हुआ करती थी, कौन कौन अधिकारी हुआ करते थे। आमिल, राजस्व संग्रह करता, राजस्व एकत्रित करना और रिकॉर्ड रखना,
एक राजस्व संग्रहकर्ता आमिल के नाम से जिसको जाना जाता था, उसका काम क्या करता था, रिकॉर्ड बना के रखता था पटवारी की तरह। समझ में आ गया कि कितना अनाज हुआ है, क्या हुआ है, कितनी खेती है, कितनी जमीन है उसका। कानूंगो, गांव स्तर पे भूमि और राजस्व का रिकॉर्ड रखना। कानूंगो कौन है भाई, आपके सामने गांव में कितनी भूमि है उसका रिकॉर्ड रखता था पटवारी, गांव का रिकॉर्ड रखने वाला। मुकदम, गांव की मुखिया जो राजस्व संग्रह में मदद करता था। भाई गांव के मुखिया की भी, भाई बाहर के अधिकारियों को तो क्या पता है कि यहाँ पर क्या क्या सिस्टम है, तो एक मुकदमे बना दिया जाता था जो क्या करता था, आपके सामने गांव में कितना राजस्व इकट्ठा किया जा रहा है उसके लिए खुद जा जाकर बताता था, उनकी मदद करता था। किसान, रेतों के अधिकार, किसानों के पास स्वामित्व अधिकार थे, वे अन्याय के मामले की अपील कर सकते थे। तो अब किसानों, जो जमीन है ना वो राजा की नहीं थी, जमीन किसानों की थी, ये इंपॉर्टेंट बात है ना। और अगर कोई अन्याय हो गया, अगर किसी से ज्यादा राजस्व वगैरह लिया तो वो अपील कर सकते थे, अपनी कहां पर भाई राजा से शिकायत कर सकते थे। इस प्रणाली ने राज्य और किसानों के बीच में सीधा संपर्क बढ़ा दिया। तो इससे क्या हुआ भाई, किसान है वो भी सुखी रहने लगे। एक तो उनकी जमीन राजा के पास नहीं थी, वो उनको हड़पा नहीं सकता था, किसी और को नहीं दे सकता था। समझ में आ गया। और अगर कोई गलती होती थी तो उसकी वो शिकायत कर सकते थे, इससे भी वो खुश थे। महत्व प्रभाव, मुगल राज्य के लिए स्थिर राजस्व सुनिश्चित हो गया। इससे क्या, मुगल साम्राज्य है उसमें राजस्व इकट्ठा करने की प्रणाली वो स्थिर हो गई। भूमि प्रशासन में एक रूपता और जवाबदेही आई। जो भूमि प्रशासन है उसमें क्या है, आपके सामने जवाबदेही देखने को मिली, रिस्पॉन्सिबिलिटी हो गई। व्यावसायिक अभिलेखों और सर्वेक्षणों के माध्यम से साम्राज्य में एकीकृत करने में मदद मिली। क्या हुई, जो अभिलेख हैं और जो सर्वेक्षण है उसके माध्यम से जो साम्राज्य है उसको एकीकृत करने में, किसमें, साम्राज्य को एक जगह इकट्ठा करने पर मदद मिली। मुगल भूमि राजस्व प्रणाली विशेष रूप से अकबर के अधीन पूर्व आधुनिक भारत की सबसे कठिन और प्रभावी प्रणालियों में से एक थी। क्या थी, मुगल भूमि राजस्व प्रणाली है वो अकबर ने उस समय की ऐसी शानदार प्रणाली बनाई जो पूरे भारत में क्या है, उसको निष्पक्ष मूल्यांकन, मतलब सही से मूल्यांकन करके प्रत्येक संग्रह, जितनी भाई आपको पता होता है कि इस साल में कितना संग्रह होगा, और प्रशासनिक रूप से शानदार पद्धति के रूप में जाना जाता है। तो ये थी मुगल कालीन भू राजस्व व्यवस्था। कैसा लगा वीडियो जोर से बताना, चैनल को जोर से सब्सक्राइब कर देना। धन्यवाद।